नमस्कार। इस वीडियो में मैं रीतिकालीन कवि वृंद की कविता के मूल भाव के संबंध में आपके साथ बातचीत करूंगा। रीतिकालीन कवि वृंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नीति के उपदेशक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। कहा जाता है कि वृंद ने अपना विद्या अध्ययन काशी में रहकर किया और वहीं उन्होंने साहित्य, दर्शन आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। वृंद एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने कि अपने नीति के दोहों के माध्यम से ज्ञान और उपदेश हमारे सामने रखा। साथ साथ उन्होंने अपने दोहों में जिस नीति और हित की बात की उसको उन्होंने अपने दैनंदिन में प्रचलित भी किया और उसके समर्थन में उन्होंने हमारे सामने बहुत से उदाहरण भी रखे। वृंद की 11 रचनाएं प्राप्त होती हैं और इन 11 रचनाओं में समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पवन पच्चीसी, हितोपदेश, संधि, वृंद सत्सई, सत्य स्वरूप, वचनिका, यमक सत्सई, हितोपदेश शाष्टक और भारत कथा प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। श्रृंगार शिक्षा की रचना इन्होंने औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खां के पुत्र मिर्जा कादरी की कन्या को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए की। इसमें उन्होंने नायिका भेद का विवेचन भी किया है। वृंद सत्सई वृंद की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। नीति और श्रृंगार का इसमें प्रमुख रूप से विवेचन हुआ। वृंद के दोहों में लोकहित और लोक व्यवहार की इतनी प्रासंगिक, जनोपयोगी और व्यावहारिक तथा मार्मिक बातें कही गई हैं कि आज भी लोगों को वृंद के दोहे रटे हुए हैं। उनके दोहे लोकोक्तियों के रूप में भी जनमानस के अंदर प्रसिद्ध हैं। दोहे इतने सुबोध हैं, इतने सरल हैं, इतने सरस हैं और इतने उपयोगी हैं कि नीति और शिक्षा की ज्ञानप्रद बातों के लिए वे बार बार पढ़े जाते हैं और बार बार पढ़ाए जाते हैं। उनके दोहों में हृदय स्पर्शिता है, प्रभावोत्पादकता है और मार्मिकता है। इसलिए वे साहित्य जगत के साथ साथ आम जन के लिए भी बहुत ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इन दोहों की रचना सरल, सरस और लालित्य युक्त ब्रजभाषा में हुई है। यदि हम वृंद द्वारा रचित नीति के दोहों की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आम जन के लिए, उनके दैनिक जीवन के लिए, उनके व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है। वृंद अपने दोहों में समय और अवसर को विशेष महत्व देते हैं। कोई भी बात, कोई या समय, अवसर और प्रसंग विशेष के अनुसार उपयोगी और अनुपयोगी होती है। बिना अवसर के या उचित अवसर के बिना कही गई बात चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वह रसहीन होगी, अनुपयोगी होगी, अनुचित होगी। छोटी से छोटी हल्की बात भी यदि उचित अवसर पर की जाती है तो वह सबको अच्छी लगती है। इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है, नीकी पै फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नई सिंगार सुहार। इसी प्रकार से फीकी पै नीकी लगे, कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। उद्यम या कर्म की महत्ता का प्रतिपादन भी वे अपनी कविता में करते हैं। छोटे से छोटा काम भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के नहीं हो सकता। जिस तरह बिना पंखा चलाए हवा नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार बिना कर्म के व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही ज्ञान मिल सकता है।
इसका भी वे वर्णन अपने दोहों में करते हैं। कहते हैं, श्रम ही ते सब मिलत है, बिन श्रम मिले न काही, सीधी अंगुली घी जम्यो, क्यों हो निकरे नाही। मधुर वाणी, मीठी वाणी, मधुर वचन, इन सब की महत्ता पर भी वे विशेष बल देते हैं। उनका कहना है कि मीठी वाणी से या मधुर वचनों से बड़ा क्रोध भी शांत हो जाता है। इसलिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मीठी बात कहनी चाहिए और लोक व्यवहार में यह बहुत जरूरी भी है। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। जिस प्रकार से उफनते हुए दूध में हल्के से ठंडे जल के छींटे लगने से वह शांत हो जाता है, उसी प्रकार से मधुर वचनों से उत्तम जन का अभिमान भी शांत हो सकता है। वृंद अपने दोहों में कहते हैं कि कभी भी हमें ऐसी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए जो दोषपूर्ण हो, यानी कड़वी सच्चाई, सामने वाले को बुरी लगे, ऐसी सच्चाई का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को यदि हमने अंधा कह दिया तो उसे ऐसा कहना सुहाता नहीं है, ठीक इसी प्रकार से कड़वी सच्चाई भी सबको अखरती है। इसी प्रकार बुरा कर्म कभी हमारी भलाई नहीं कर सकता, इसका संदेश भी वे अपने काव्य में देते हैं। इंसान जैसे काम करता है, जैसे कर्म करता है, उसे उसके अनुरूप ही परिणाम मिलता है। उनका कहना है कि आक का पौधा रोपेंगे तो आक ही मिलेगा, उससे आम तो खाने को नहीं मिल सकते। इसलिए वे अपने नीति के दोहों में कहते हैं कि अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमें उसका फल भी अच्छा ही प्राप्त हो। समय की महत्ता, समय बड़ा बलवान है। वे मानते हैं कि इंसान समय से ज्यादा बलवान नहीं हो सकता, इसलिए हमें समय की होड़ नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों और अपने समय के अनुकूल कार्य करना चाहिए। समय अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी नीचे से नीचे गिरा सकता है और नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा उठा सकता है। इसी प्रकार से वे बचत की बात भी करते हैं। एक एक पैसा बचाने से एक दिन बड़ा भंडार इकट्ठा हो सकता है और एक एक पैसा खर्च करने देने से एक भंडार भी खाली हो सकते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार बूंद बूंद भरने से घड़ा भरता है और एक एक बूंद टपकने से वह खाली भी हो जाता है, इसी प्रकार से भंडार की भी स्थिति है। कन कन जोरे मन जुरे, काढ़े निबरे सोए, बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत बीते दोए। इसके साथ साथ वे ये भी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति चाहे क्यों ना हो, अगर वह बिना अवसर के कोई बात करता है तो कोई उसका आदर नहीं करता। उनका यह भी मानना है कि सुधरी हुई बात तो जल्दी बिगड़ सकती है, लेकिन एक बार किसी से अगर आपने बिगाड़ कर लिया तो वो जल्दी से नहीं सुधर सकती। हमें सबसे अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, मधुर संबंध बना करके रखने चाहिए। उम्मीद की खुशी में प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बादलों को देखकर कभी भी हम घड़ा नहीं फोड़ सकते, उसी प्रकार से वृंद ने धन के संचय के साथ साथ भक्ति के संचय पर भी बल दिया है। उनका मानना है कि दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसलिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार यदि हम देखें तो कवि वृंद ने अपनी कविता के माध्यम से आम जन के हित की, आम जन के कल्याण की बहुत सारी हितकारी नीति और उपदेश से भरी हुई ज्ञानपूर्ण बातें कही हैं। और इन बातों को कहने का उनका ढंग बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़े सुबोध रूप में, बड़े हृदय स्पर्शी ब्रज भाषा में वे अपने आसपास के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से उदाहरण उठाते हैं और उन्हें हमारे सामने रख देते हैं। इस प्रकार से वृंद की कविता लोक जीवन की मार्मिक उक्तियों और नीति काव्य के रूप में हमारे सामने रखी गई है। इसका भाव नीति उपदेशक और ज्ञानोपयोगी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।